नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें पोस्ट का नाम है नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत सहायक नगर निवेशक के रिक्त पदों पर जो सो सीधी नियुक्ति होनी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये है और इसका जो ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि रखा गया है 10/8/2020 रखा गया है और ये विज्ञापन संख्या 4 है 2020 का झारखंड सरकार का। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसके बारे में आपको डिटेल्स हम जानकारी देने वाले हैं, कौन कौन लोग भर सकते हैं, कितने सीट है, एग्जामिनेशन फी क्या है, इसमें किस तरह से इसका प्रोसेस रहेगा रिक्रूटमेंट का। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। चलिए हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का वीडियो आते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये जो फॉर्म भराएगा, ये फॉर्म आपको पता है कि ऑनलाइन भराएगा, ठीक है। और इसका वेबसाइट भी दिया गया है, आप इसके माध्यम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसका वेबसाइट का नाम है www.jpsc.gov.in पर ये फॉर्म जो है सो उपलब्ध है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें जो सीटों की संख्या की टोटल कितनी है। तो टोटल सीटों की जो संख्या है वो है 77। 77 पोस्ट है। जेपीएससी का पोस्ट है। आपको बता दें कि जेपीएससी में 77 पोस्ट कम नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जो जो भरना चाहते हैं इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, जो जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो इसमें यदि हम बंटवारा की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 32 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 8 सीट है, BC1 के लिए 6, BC2 के लिए 4 और जो EWS से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए 7 सीटें हैं। आरक्षण के तहत भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको सीट का बंटवारा हो गया 77 सीट में, जो जिस तरह से बांटा गया है। आगे बात करते हैं कि इसमें सैलरी जो रखा गया है, कितना रखा गया है। तो देखिए, 9वें लेवल के हिसाब से सैलरी इसमें दिया जाएगा और 9,300 से लेकर के 34,800 और ग्रेड पे जो आपका 5400 हाई लेवल का नौकरी है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सैलरी भी अच्छा खासा है। अब आपको हम लेके चलते हैं, इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको बता देते हैं। तो दोस्तों, इसमें ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है कि आपको एज कितना होना चाहिए कम से कम। तो मिनिमम एज देखिए, सब में 18 होता है, लेकिन इसमें 21 रखा गया है मिनिमम एज। और मैक्सिमम एज की यदि हम बात करें तो देखिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 35 वर्ष मैक्सिमम है। BC1 BC2 के जो लोग हैं उनके लिए 37 है। और महिला जो है अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर BC1 BC2 से जो महिला आते हैं, उनके लिए उम्र सीमा रखा गया है 38। और अनुसूचित यानी कि SC और ST पुरुष महिला दोनों के लिए उम्र सीमा मैक्सिमम रखा गया है 40 वर्ष। और मिनिमम जो एज रखा गया है 21 ईयर्स रखा गया है। बात करें कि इसका उम्र की जो गणना होगी कब से होगी, तो 1/8/2019 से ये उम्र सीमा की इसमें गणना की जाएगी, ठीक है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि एज की छूट के बारे में, तो जो दिव्यांग जन है उनको 10 वर्ष की जो है सो उम्र सीमा में छूट मिलेगी, ठीक है। और निःशक्त कौन कौन इसमें कहे जाएंगे, जो कम से कम 40% जिनको डिसेबिलिटी है, जो 40% तक जो निःशक्त है, उनको ये फायदा दिया जाएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें भूतपूर्व सैनिकों को कितनी उम्र सीमा में छूट दिया गया है, तो इनके लिए 5 वर्ष छूट दिया गया है। और वैसे व्यक्ति जो यहाँ पे देखिएगा, राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने लगातार 3 वर्षों की सरकारी सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी छूट से संबंधित होगा आपका। दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करेंगे नियुक्ति हेतु जो चयन प्रक्रिया रखा गया है, किस तरह से इसमें चयन किया जाएगा। तो देखिए, रूल बना था 2002 में, उसके हिसाब से इसमें चयन किया जाएगा, जिसमें क्या लिखता है कि के आलोक में अधियाचित पद के विरुद्ध 500 से कम आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में नियुक्ति प्रक्रिया शैक्षणिक अर्हता एवं अंतवीक्षा के समेकित अंकों के आधार पर की जाएगी, ठीक है। जिसके लिए न्यूनतम यानी कि निम्नवक अंक जो है निर्धारित इस तरह से है, जिसमें शैक्षणिक अर्हता यानी कि आपके पास जो डिग्री है उसमें से 80 अंक दिए जाएंगे और साक्षात्कार होंगे जिसमें आपको 20 अंक दिए जाएंगे। तो शैक्षणिक अर्हता के 80 अंकों का विभाजन इस तरह से किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, 10th या मैट्रिकुलेशन में 10 अंक दिया जाएगा, इंटरमीडिएट है इसके लिए 15 अंक आपका बढ़ जाएगा, स्नातक है तो 25 पॉइंट मिलेगा, और यदि आप PG किए हैं तो आपका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा, 30 अंक आपको इसमें दिया जाएगा। तो इस तरह से जोड़ के इसमें क्या होता है, 80 अंक बन जाता है और 20 नंबर से आपका इंटरव्यू से आपको उस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो अंकों का कैलकुलेशन इस तरह से होगा। आप इसको एक बार देख लीजिएगा पढ़ के, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, हम बताएंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे और नोट में करके दिया गया है कि यदि स्क्रीनिंग टेस्ट की आवश्यकता होगी तो इसका स्वरूप या फिर विषय, पाठ्यक्रम आदि की सूचना अलग से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। कब दी जाएगी, यदि स्क्रीनिंग टेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो। और उसके लिए जो अंक निर्धारण किया जाएगा, सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 40 अंक लाना होगा
और पिछड़ा वर्ग यानी कि BC2 के लिए 36.5, BC1 के लिए 34%, ST SC एवं महिला वर्ग के लिए 32% और आदिम जनजाति के लिए 30%। ये आपका यह हर्तांक होगा, कम से कम इतना परसेंट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया। तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए इसका जो एग्जामिनेशन फी जो रखा गया है, परीक्षा शुल्क जो रखा गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें अनारक्षित यानी कि अनारक्षित जो है जनरल कैटेगरी वाले जो लोग हैं, OBC वो BC1 BC2 के लोग जो हैं उनके लिए इसमें क्या रखा गया है, 600 रुपये रखा गया है और बैंक चार्ज इसमें आपको अलग से देना पड़ेगा जो बैंक चार्ज करेगी। बाकी बच गया अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए एग्जामिनेशन फी जो रखा गया है 150 रुपये रखा गया है और आपको जो बैंक चार्ज होगा वो आपको देना पड़ेगा, जो नॉन रिफंडेबल के तहत आपको इसमें दिया जाना है। ठीक है, आगे यहाँ 4 नंबर में लिखा गया है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों कम से कम 40% संगत निःशक्तता को परीक्षा शुल्क से छूट दिया गया है इसको। ठीक है, आगे लिखा गया अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप यदि फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐसा करें कि आवेदन पत्र भरने हैं तो आवश्यक जो शर्त रखा गया है आप इसको यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, उसको बाद में आप देख लीजिएगा। अब आपको हम दिखा देते हैं इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, क्या रखा गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या रखा गया है, तो पद का नाम है सहायक नगर निवेशक और इसमें स्नातक यानी कि कम से कम होना चाहिए, किसमें किस क्षेत्र में होना चाहिए स्नातक, देखिए वास्तुकला या फिर बी प्लानिंग या फिर असैनिक अभियंत्रण, ये 3 चीज़ में यदि आप स्नातक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि स्नातकोत्तर में क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय में विशिष्टीकरण के साथ मास्टर ऑफ प्लानिंग में अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, हाउसिंग, पर्यावरण प्लानिंग और क्षेत्रीय प्लानिंग, यदि आप इस विषय से आपने स्नातकोत्तर भी किया है तो आपको उसमें आपने देखा कि 30 अंक जो है सो PG के लिए मिलेगा, दिया जाएगा। ठीक है, और संबद्धता में यदि यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया के तहत नई दिल्ली से साहचर्य सदस्यता प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। तो ये इसका जो रखा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है, अनिवार्य योग्यता इसमें रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि जिसने आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगला वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।